हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का मॉडल सेट पेपर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे और ये लास्ट सेट होगा। ठीक है। देखो बच्चों, सेक्शन ए में क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, 3 और 4, 1। बच्चों यहाँ पे आप सिंपल सा डिस्टेंस फार्मूला लगा दोगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, आप इसको x1 y1 कंसिडर करना, इसको x2 y2 कंसिडर करना। तो इस तरह से हमने मान लिया दो पॉइंट ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट 2, 3, बी का कोऑर्डिनेट 4, 1 और डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला में आप सेट पुट करोगे वैल्यू x1 y1 और x1 y1 और x2 y2 का, तो आंसर आएगा 2√2 यूनिट। ओके, चलो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि सेक इक्वल टू 13/12 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड टेन ए। बच्चों यहाँ पे सेक के बराबर 13/12 दिया है, तो हम मान लेते हैं रेशियो नंबर को अगर हम के मान लेते हैं तो सेक थीटा जो होता है आपको पता है कि कॉस का अपोजिट होता है, तो h/b हो जाएगा। तो h हो जाएगा यहाँ पर देखो 13 के और b हो जाएगा देखो 12 के। ओके, तो इसकी मदद से हम लोग परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे। परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकालोगे? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो अंडर रूट 13k का स्क्वायर माइनस 12k का स्क्वायर बराबर आएगा अंडर रूट 25k स्क्वायर बराबर 5k, और साइन ए बराबर आप निकाल सकते हो p/h। तो परपेंडिकुलर दे देना 5k और h हाइपोटेनस दे देना 13k। तो देखो आंसर आएगा 5/13 और 10a की जो वैल्यू आएगी वो p/b हो जाएगा। तो p हो गया 5k और b हो गया 12k, तो 5/12 आएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना? चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है एवेल्युएट tan 30 और cos 30 का वैल्यू। बच्चों tan 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, tan 30 जो होता है 1/√3 होता है और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। 2 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3 और cos 30 की वैल्यू 2√3/2। देखो √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आएगा कितना? 1। ओके, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस cot 85 प्लस cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन द एंगल बिटवीन 0 एंड 45। आपको 0 और 45 के बीच में आपको ये वैल्यू को लिखना है, cot 85 प्लस cos 75 को। तो देखो cot 85 को हमने क्या किया, लिख दिया cot 90 माइनस 5। देखो cot 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा tan थीटा होगा, और 85 को आप लिख सकते हो ना 90 माइनस 5 करके। तो cot 90 माइनस थीटा को tan थीटा के रूप में लिखा तो tan 5 हो गया, और cos 75 को हमने लिख दिया cos 90 माइनस 15। देखो 90 में से 15 जाएगा तो 75 बचेगा, और cos 90 माइनस थीटा sin 15 हो गया। अब देख रहे हो 5 डिग्री और 15 डिग्री जो है वो 0 और 45 के बीच लाई कर रहा है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बच्चों क्या कह रहा है कि द हाइट ऑफ ए कोन इज 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस दिया है 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। बच्चों ये कोन हो गया जिसकी हाइट 12 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर ये हाइट है। दो प्रकार की हाइट होती है इसमें, सेलेंट हाइट होती है और एक परपेंडिकुलर हाइट। तो ये परपेंडिकुलर हाइट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और रेडियस जो दिया है 7 सेंटीमीटर। ये परपेंडिकुलर हाइट है और ये रेडियस है। रेडियस कितनी? 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/3 पाई स्क्वायर h। तो आप यहाँ पे सिंपल वैल्यू डाल सकते हो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7 मैंने डाला यहाँ पर, आर स्क्वायर है चूंकि, h की वैल्यू 12, तो आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है द विकेट्स टेकन फ्रॉम ए बॉलर इन 10 क्रिकेट मैच आर एज फॉलो, फाइंड द मोड। बच्चों जब इस तरह का जब डेटा आपको दिया रहे अनग्रुप डेटा, तो मोड निकालने का कॉन्सेप्ट है कि जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार होगा उसी को आपको फाइंड करके लिख देना है। तो देखो 2 यहाँ पर 1 2 3 टाइम्स में है, 3 देखो तो 2 टाइम्स है, 6 देखो 1 ही टाइम्स है, 5 आपको 1 टाइम्स मिल रहा है। इसका मतलब जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन हमें वो 2 का मिल रहा है, ठीक है ना? इसीलिए मॉडल वैल्यू जो हो जाएगा वो 2 होगा। करेक्ट है ना? चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो श्रेया टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एटलीस्ट 1 टेल। बच्चों श्रेया बोल के विषय में कह रहा है कि 2 जो है क्वाइन को टॉस किए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों, 2 क्वाइन को जब टॉस करोगे तो जो सैंपल स्पेस बनेगा वो देखो या तो दोनों क्वाइन पे हेड आ सकता है, या पहले क्वाइन पे हेड आएगा दूसरे क्वाइन पे टेल आ सकता है, या पहले क्वाइन पे टेल आएगा दूसरे क्वाइन पे हेड आ सकता है, या दोनों क्वाइन पे टेल आ सकता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सैंपल स्पेस का जो नंबर है वो कितने हो जाएंगे? 4,
ठीक है ना। क्यों सैंपल स्पेस निकाल रहे हैं? क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला ही होता है जो घटना घटा है बटा एन ऑफ एस, बोले तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सी गेट्स एटलीस्ट वन टेल। एटलीस्ट का मतलब बच्चों होता है कम से कम, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा आप जितना काउंट कर सको, तो कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो देखो एक टेल इसमें दिख रहा है ना, देखो इसमें भी एक टेल दिख रहा है और इसमें दो टेल दिख रहा है, तो इसको भी लेंगे क्योंकि कम से कम मैं बोल रहा हूँ ना, ज्यादा से ज्यादा को भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन हेड हेड को नहीं इंक्लूड करेंगे। यही रहता है एट मोस्ट अगर वन टेल रहता तो हेड टेल आता, टेल हेड आता और हेड हेड भी आ जाते, क्योंकि एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए। नहीं भी रहता तो कोई टेंशन नहीं, इसका मतलब उस समय हेड हेड भी लेते। बट यहाँ पे चूंकि एटलीस्ट वन टेल बोल रहा है तो कम से कम एक टेल, तो हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल दोनों को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो इस तरह से कितने इवेंट्स हो गए? तो इवेंट्स के नंबर 3 हो गए, एन ऑफ ई हो गया 3। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो एटलीस्ट वन टेल का, एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज 3/4। समझ रहे हो ना। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है। देखो सेक्शन बी में बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4, -3, -1, 7 इंटरनली इन द रेशियो 2:3। देखो बच्चों यहाँ पे मान लिया मैंने एक लाइन ए बी है और ए का कोऑर्डिनेट मान लिया 4, -3, बी का कोऑर्डिनेट मान लिया -1, 7 है, और इसको पी पॉइंट एक्स वाई हमने मान लिया जो इसे 2:3 के रेशियो में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो हमने इंटरनल सेक्शन फार्मूला लगा दिया। इंटरनल सेक्शन फार्मूला क्या होता है बच्चों? पी एक्स वाई का mx2 जोड़ nx1 अपॉन m प्लस n निकालोगे और कॉमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n निकालेंगे। ये फार्मूला का हमने यहाँ पे यूज किया है। और x1 y1 x2 y2 इसे कंसिडर कर लिया, m का वैल्यू 2 n का वैल्यू 3 कंसिडर किया और इस फार्मूला पे सेट किया। तो देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट हमें 2 और 1 मिल रहा है। ओके, इसके बाद देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। बच्चों 3 पॉइंट्स जो है कॉलिनियर होगा। कॉलिनियर होगा इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम तभी इसको लिख सकते हैं जब इसका एरिया को हम 0 से इक्वेट करें। किससे इक्वेट करें बच्चों? 0 से इक्वेट करें, ठीक है ना। अगर मान लो कि 3 पॉइंट्स कॉलिनियर दिया है तो आपको 100% श्योर रखना है कि इससे तीनों पॉइंट से बना जो एरिया होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो देखो इन 3 पॉइंट से हम लोगों ने एरिया निकाला। एरिया का फॉर्मूला देखो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होगा बराबर 0। तो चलो मैं इस क्वेश्चन को अधूरा यहाँ पे रख दिया है। चलो मैं सामने बना देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या करोगे? x1 तो हो गया आपका, देखो कितना 2, फिर देखो y2 माइनस y3, तो x1 y1 x2 y2, तो y2 की जगह देखो k लेना, y3 की जगह -3 ले देना, ठीक है ना, प्लस x2 देखो 4 लेना, y3 -3 लेना, y1 देखो x1 y1 ये 3 हो जाएगा, प्लस x3 देखो यहाँ पर 6 लेना, ठीक है ना। y1 कितना लोगे? तो 3 लोगे, और y2 कितना लोगे? तो y2 देखो k ले लेंगे, ठीक है ना। और इसको हम लोग किससे कंपेयर करेंगे? 0 से। ओके, इम्प्लाइज आप लिख सकते हो 1/2, ये देखो 2 इंटू k प्लस 3 लिख देंगे, k प्लस क्या लिख देंगे? 3 प्लस 4 इंटू देखो -3 -6 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 3 माइनस k इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना। इस तरीके से अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखो यहाँ पर 1/2, देखो 1/2 आ गया। इसके बाद देखो क्या दिया है? 2 इंटू k प्लस 3, तो 2 इंटू k प्लस 3 मैंने लिया। इसके बाद देखो बोल रहा है 4 इंटू -6, 4 इंटू -6 देखो -24 हो जाएगा, -24, और देखो 6 इंटू 3 माइनस k, 6 इंटू प्लस 6 इंटू 3 माइनस k इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो ये 2 तो इधर 0 चला जाएगा, तो देखो ये 2k हो जाएगा, 2 3 जा 6 होगा, -24, 6 3 जा 18 माइनस 6 के बराबर कितना? 0। क्लियर है ना। फिर देखो 6 2 में से 6 जाएगा, देखो -4k बचेगा। ओके, अब देखो 18 और 6 मिलके कितना हो गया? 24 -24, ये तो 0 यहीं पर हो गया ना बराबर। तो k की मान कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। k की मान कितनी हो जाएगी? 0। चलो एक बार फिर से चेक कर लो। देखो यहाँ पर हमने क्या किया? एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 से इक्वेट किया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब देखो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। x1 हमने 2 लिया,
तो देखो y2 माइनस y3, y2 हो गया k और y3 हो गया ये -3, तो देखो k प्लस 3 तो होगा ही ना, 2 इंटू के प्लस 3 प्लस x2, देखो 4 लिया, फिर देखो y3 माइनस y1, तो y3 माइनस 3 और y1 हो गया 3, तो -3 माइनस 6 प्लस x3, तो x3 देखो 6 हो गया, फिर y1 माइनस y2, तो y1 हो गया 3 और y2 हो गया k, तो यहाँ पे देखो 1/2 ये हो गया 2 k प्लस 3 और ये -3 माइनस 6 6 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 3 माइनस k, ओके, प्लस 6 इंटू 3 माइनस k। अब कुछ नहीं करो, 1/2 तो उधर गया 0, तो 2k प्लस 6, 2k प्लस देखो 6, ये 2 को उधर 0 कर सकते हैं हम लोग, और फिर यहाँ पे देखो -4 इंटू -6 -24 और ये देखो 6 3 जा 18 -6 के, तो देखो 6 3 जा 18 -6 के, तो यहाँ पे देख रहे हो 2k में 4 6 के जाएगा -4k, 18 और 6 मिलके 24 में से 24 घटा दो 0, तो k का मान 0 आएगा। चलो मैंने दोबारा भी चेक करके दिखाया, ठीक है। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्रायंगल एबीसी बोल रहा है राइट एंगल एट बी, साइड ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। देखो ये ट्रायंगल एबीसी है जिसमें बी पे राइट एंगल है और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए सी बी, एंगल ए सी बी दिया है 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी और ए सी। बी सी निकालना है बच्चों, ये बी सी और ये हमसे ए सी पूछ रहा है। तो बच्चों बी सी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं। पहले हम एसी निकाल लेते हैं, पहले क्या कर दिए एसी। एसी निकालने के लिए हमने sin 30 का वैल्यू लिया। किसका वैल्यू लिया, sin 30 का, ओके। तो sin 30 का वैल्यू अगर हम लोग लेंगे तो देखो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा एसी, ए बी अपॉन एसी। तो यहाँ पे देखो ए बी अपॉन एसी, तो इसका वैल्यू आप कंपेयर करोगे तो एसी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसके बाद आप 1030 भी ले सकते हो ए बी अपॉन बीसी निकालने के लिए, या फिर आप ये एसी को यूज कर लो cos 30 में। तो हमने cos 30 लगाया है, तो cos 30 बराबर बीसी अपॉन एसी और एसी बराबर 10 हमने यूज कर लिया, तो 5√3 आया। ओके, समझ में आ रहा है ना। जिस पर एंगल रहता है उसको बेस मानते हैं, उसके सामने वाला को परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस लेंथ है 90 डिग्री के सामने वाला। इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है सेक ए बराबर 4a, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 है, वेयर 4a एक्वेट एंगल है। तो हमसे a का वैल्यू पूछ रहा है। क्योंकि एक्वेट एंगल है इसका मतलब 90 से बच्चों छोटा होगा, तो हम सेक 4a को लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a। क्यों, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है बच्चों वो सेक थीटा होता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। ओके, तो आपने यहाँ पे सेक 4a को लिख दिया कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20। अब कॉसेक दोनों तरफ है तो आप क्या करो, दोनों को कंपेयर करो, तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। अब देखो a को एक तरफ ले जाओ, 90 को एक तरफ ले आओ, तो यहाँ पे 5a बराबर 110, तो a की वैल्यू जो होगी 22 डिग्री होगी। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन करना है बच्चों। एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर क्या दिया हो 5 सेंटीमीटर। देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल सिमिलर टू हुज साइड 3/4 टाइम द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ गिवन ट्रायंगल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, एक 3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है, फिर एक 4 सेंटीमीटर का आर्क लेना है, फिर 5 सेंटीमीटर इस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर का, इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर का आर्क लेके सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लो। फिर क्या करो, यहाँ पर एक एक्विट एंगल बना लो। एक्विट एंगल बना के देखो ये 3/4 आपका प्रॉपर रेशियो में दिया है, प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इसको आप नीचे 4 भागों में क्या करो, बांट दो, 1 2 3 एंड 4, और ये चौथा पार्ट को इससे मिला दो, चौथा पार्ट को इससे मिला दिया। अब आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ पे जो एंगल बनेगा, जो भी एंगल बनेगा वो एंगल आपको इस पॉइंट पे बनाना है, 3 पे बनाना है ना, हाँ 3 पे, और उसको यहाँ से इसको मिलाना है। फिर आपको प्रोटेक्टर की मदद से ये एंगल को मेजर कर लेना है और ये एंगल को फिर यहाँ पे बनाना है और फिर इसको इससे मिला देना। तो देखो यही ट्रायंगल जो होगा, जो ये छोटका ट्रायंगल है, ये बड़े ट्रायंगल से क्या होगा, सिमिलर होगा। क्योंकि देखो 3/4 है तो स्वाभाविक है जो कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल बनेगा, छोटा ट्रायंगल बनेगा किसके कंपेरिजन में, जो पहले ट्रायंगल दिया हुआ है उसके कंपैरिजन में। यही अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता तो जो नया ट्रायंगल बनता वो दिए गए ट्रायंगल से क्या होता, बड़ा बनता। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन जो है ड्रॉ कर सकते हैं। देखो फाइन कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो बच्चों क्या बोल रहा है कि ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का एक सर्किल को ड्रॉ करना है और सर्किल का ये सेंटर से 7 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस पे हम
ए पॉइंट कंसीडर कर लिए, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर ओ ए 7 सेंटीमीटर का आर्क कट कर लिया और इस पॉइंट से ओ ए को मिला के और ओ ए का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिला उसको हमने सेंटर मान लिया, सेंटर से इस दोनों लाइन को मिला के एक सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है ना। और फिर जहां पे ये सर्किल को इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट से हमने बाहर वाला ए पॉइंट को मिला दिया। बात समझ रहे हैं ना। और यही जो है बच्चों क्या बना, टेंजेंट बना। किसी सर्किल के सेंटर से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया AP और AQ। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं कंस्ट्रक्शन। इसके बाद देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है ना। देखो सविता और हमीदा आर टू फ्रेंड, दोनों दो फ्रेंड्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हैव डिफरेंट बर्थडे एंड हैव सेम बर्थडे। बच्चों यहाँ पे बोल क्या रहा है कि सविता और हमीदा दो फ्रेंड्स हैं और उनकी बर्थडे की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन दोनों का डिफरेंट बर्थडे आए और सेम बर्थडे आए, इसका मतलब एक ही दिन में बर्थडे आए। तो यहाँ पे एक और कंडीशन बोल रहा है सवाल में कि लीप ईयर को इग्नोर करना है। तो बच्चों यदि लीप ईयर को हम इग्नोर करें तो एक साल में कितने दिन होंगे, 365 डेज। तो बच्चों इनका जो बर्थडे होगा वो 365 डेज में ही होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 365। अब देखो हम ये जो हमीदा या फिर सविता है इनका बर्थडे जो है एक दूसरे से डिफरेंट डे में अगर होगा, डिफरेंट डे में होगा तो इसका मतलब जिस डे में हमीदा का होगा उस डे में सविता का नहीं होगा, या जिस डे में सविता का होगा उस डे में हमीदा का नहीं होगा। तो एक डे का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे लिख दिया हमीदा बर्थडे यदि मान लो सविता से डिफरेंट है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एक कम होगा। इसका मतलब 365 - 1 बोले तो 364 दिन ऐसे हो सकते हैं जिसमें हमीदा का बर्थडे आएगा, उस दिन सविता का बर्थडे नहीं होगा। उसी तरीके का अगर आप सविता का अगर कंसीडर करोगे तो सविता का बर्थडे 364 दिन आएगा जब हमीदा का बर्थडे नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना, क्लियर है। तो इस तरह से दोनों को 364 की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी होगा वो 364 ये इवेंट्स हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, 365। तो 364/365 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब बोल रहा है हैव द सेम बर्थडे, तो क्या करो, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है, जो घटना होती है उसकी प्रोबेबिलिटी और जो घटना नहीं होती है दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1। और यहाँ पे तो कुछ वही बात है कि या तो बर्थडे सेम आएगा या तो बर्थडे डिफरेंट आएगा, या तो डिफरेंट बर्थडे या तो सेम बर्थडे। इसका मतलब डिफरेंट वाला का प्रोबेबिलिटी हमें पता है 364/365। तो सेम आने वाली की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, 1 में से डिफरेंट को घटा दो तो 1 में से 364/365 जाएगा तो 1/365 होगा। ओके, कोई दिक्कत। चलो इसके बाद हम लोग सेक्शन सी में आते हैं बच्चों। सेक्शन सी में देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है, शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड। तो एक हमने टावर मान लिया, ये टावर है AB, ठीक है ना, एक ग्राउंड पे खड़ा है, टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन एल्टीट्यूड। देखो कह रहा है क्या, जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री पे था, ठीक है ना, इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। इसका मतलब 30 से 60 पे जब आया तो उस समय शैडो कितना बन रहा था, 40 मीटर का डिस्टेंस पे। बात समझ रहे हैं ना। तो फिर यहाँ से फिर यहाँ पहुंचेगा तो शैडो तो गायब हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का शैडो कितना होगा, x होगा। समझ में आ रहा है ना। शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड 30 to 60 डिग्री। जैसे कि सन का एल्टीट्यूड मान लो कि अभी कहाँ था, ऊपर में था 60 से पहुंच गया कहाँ पर, 30 में। तो 60 से 30 में पहुंचा, जैसे जैसे दूर होते गए तो ये कितना हो गया बाबू, 40 डिग्री का शैडो बना। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये हमें टावर का हाइट पूछ रहा है और ये BC का शैडो हमें पता नहीं है। आई मीन जब 60 डिग्री पे थे तो इसका हमें शैडो पता नहीं है। ओके, तो हमें फाइनली AB निकालना है। तो हम AB निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल आ जाएंगे ABC में। ABC में हम क्या करेंगे, ले लेंगे 1060 क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC। तो AB अपॉन BC, तो 1060 की वैल्यू √3 पुट कर देना और यहां से आप क्या निकाल लेना, किसकी वैल्यू, ये BC की वैल्यू निकाल लेना x, क्योंकि इस ट्रायंगल ABD में हमें x का रिक्वायरमेंट होगा। तो हमें x मिल गया AB/√3। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABD में ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD में देखो 1030 हमने लगा दिया, 1030 बराबर AB अपॉन BD हो गया और ये BD जो हो गया BC प्लस CD के बराबर होगा। तो यहां से फिर x निकाल लिया। देखो बच्चों ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। तो ये दोनों को हमने क्या किया, इक्वेट कर दिया। जब हमने इक्वेट किया
ठीक है, जब इक्वेट किया तो ए बी बाय √3 बराबर √3 AB माइनस 40, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ पर ए बी हमें मिला 20√3। इसका मतलब टावर की जो हाइट होगी वो 20√3 होगी। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है बच्चों, ये हेमिस्फेरिकल ब्लॉक ऑफ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड दस फॉर्म। बच्चों एक हेमिस्फेरिकल ब्लॉक को जो कि 4.2 सेंटीमीटर डायमीटर का है उसको एक क्यूबिकल ब्लॉक पे रखा गया है। देखो ये क्यूबिकल ब्लॉक है ना, और ये हेमिस्फेरिकल जो है ब्लॉक है। तो हमसे बोल रहा है कि अब बताओ सरफेस एरिया बताओ। बच्चों अगर हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो देखो ये क्यूब है तो क्यूब का सरफेस एरिया तो 6a² होगा, और हेमिस्फेरिकल शेप है तो इसका सरफेस एरिया 2πr² होगा। और आपको पता है कि जब अगर आप टॉप सरफेस देखोगे क्यूबिकल ब्लॉक का, तो ऊपर में आप ये हेमिस्फेयर देख रहे तो ये सरफेस तो क्या हो जा रहा है, ढक जा रहा है ना। तो ये सरफेस ढक गया तो कौन सा ये सरफेस है, सर्कुलर शेप में है, तो हमने एक सर्किल का एरिया को क्या किया, माइनस कर दिया। बात समझ रहे हो ना, ये कैसे माइनस हुआ, ये जो ढका है ये एरिया को, गोल वाला एरिया को, ठीक है ना। तो 2πr² में πr² गया तो πr², अब वैल्यू आप रख दो। ए की वैल्यू कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.1, चूंकि डायमीटर 4.2 दिया है। इसे आप सॉल्व करोगे तो 163.86 आएगा। क्लियर है ना, इसमें वैल्यू अगर पुट करके हम सॉल्व करते हैं तो। चलो अपने से सॉल्व करो, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं। ओके, चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो बच्चों क्या कह रहा है कि स्फेरिकल ग्लास है वेसल है, स्फेरिकल ग्लास वेसल है, हैज ए सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। जैसे देखो साइंस लैब में आप देखेंगे इस तरह का, ठीक है ना apparatus। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक कंटेनर है जिसका ये वाला जो पार्ट है वो सिलेंड्रिकल है और नीचे वाला जो पार्ट है स्फेरिकल है। सिलेंड्रिकल पार्ट का जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर है और इसकी डायमीटर जो है बच्चों 2 सेंटीमीटर दिया है। उसी तरह नीचे में स्फेरिकल पार्ट दिया हुआ है, इसका डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है। तो हमसे बोल रहा है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड अ चाइल्ड फाइंड। एक बच्चे ने इसमें क्या किया, वाटर का वॉल्यूम फाइंड किया जो उससे मिला 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमसे बोला चेक करके बताओ क्या वो बच्चे का जो कैलकुलेशन है वॉल्यूम का वो करेक्ट है कि नहीं। तो बेटर होगा कि हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम कैलकुलेशन किए तो क्या किए, इस पूरे का वॉल्यूम निकालने के लिए सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम और स्फेरिकल पार्ट के वॉल्यूम को हमने सम कर दिया। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बच्चों πr² और स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ होता है। क्या होता है 4/3 πr³। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया, पाई दोनों में कॉमन ले लिया, तो इसका r1 हम इसको मान लिए हैं, ये वाला हाइट रेडियस 2 का हाफ हो जाएगा 1, और r2 मैंने स्फेरिकल पार्ट का रेडियस माना है 8.5 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे r1² h1 प्लस 4/3 r2 का होल क्यूब। r1 देखो 1 × 1 h1 8 है, देखो h1 8 है ना, प्लस 4/3 R2 हो गया 8.5/2, इसको हम दशमलव हटा दिए, फिर कैलकुलेशन किए, पूरा कैलकुलेशन किए तो देखो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो 22/7 इंटू इतना पूरा कैलकुलेशन करोगे तो 346.82 आ रहा है। और देखो बच्चों जो कैलकुलेट किए थे, जो बच्चे कैलकुलेट किए थे वो 345 आया था, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या आ रहा है 346.82। इसका मतलब जो है कैलकुलेशन में फॉल्ट है। ओके ना, कितना फॉल्ट है आप बता देना, डिफरेंस निकाल के 345 में से 346.82 में से आप क्या घटा देना 345.00, तो 281.82 सेंटीमीटर क्यूब का बच्चों फॉल्ट हो रहा है। ओके ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा हम लोग पूछा जा रहा है। जिसमें क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। तो देखो क्लास इंटरवल 100 to 150, 150 से 200 दिया है, फ्रीक्वेंसी ये है। हमने क्या किया, इस क्लास इंटरवल की मदद से क्लास मार्क निकाल लिया, दोनों को सम करके लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइड करके जोड़ के 2 से डिवाइड किया तो इतना आया। तो इसमें 50-50 का चूंकि डिफरेंसेस है तो हमने 50-50 प्लस ऐड करता चला गया। देखो सब डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा। इसके बाद FI XI निकाल लिया और मैंने शॉर्टकट मेथड लगाया। सिंपल शॉर्टकट मेथड में आपको कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ता है, इसलिए फटाफट के। हाँ, लेकिन ज्यादा बड़ा वैल्यू है तो आप स्टेप डेविएशन मेथड या फिर जो आपको एज्यूम इन मेथड वगैरह बताया गया उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है, तो आपको जो मेथड सटीक लगे उससे आप मीन फाइंड करना। तो देखो इसका मीन वैल्यू जो आएगा 211 आएगा। ओके,
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। क्लास इंटरवल दिया है 5 to 15, 15 to 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और फ्रीक्वेंसी दिया है 6, 11, 21, 23, 14, 5। तो हमसे मोड पूछा है, तो बच्चों मोड निकालने के लिए सिर्फ हमें फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट होगा, क्लास इंटरवल का रिक्वायरमेंट है। तो फ्रीक्वेंसी में हमें देखना होता है जो सबसे बड़ा वैल्यू है, तो सबसे बड़ा वैल्यू 23 है। तो 23 के सामने वाला ये को हमने क्या किया, घेरा। तो ये देखो ये छोटा वाला जो पार्ट है लोअर लिमिट जो है L कहलाएगा, 23 F1 कहलाएगा, इसके नीचे ऊपर जो है F0 कहलाएगा, F0 कहलाएगा, उससे नीचे F2 कहलाएगा। अब मोड का फॉर्मूला लगाओगे L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F2 इंटू H, F1 F0 F और H L सबका वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे इस फार्मूला में, ठीक है ना। फार्मूला में वैल्यू पुट करोगे तो आंसर जो होगा देखो बच्चों, पुट करने के बाद 36.81 आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारा सेट। तो बस ये 5 सेट सफिशियंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा बहुत क्वेश्चन को स्टडी करते रहो। ओके चलो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चे को। चलो बेस्ट ऑफ लक आपका। आई होप कि मैथ्स का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ओके थैंक यू।